Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study MTCAT topic viruses. सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरसेस हैं क्या, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायरस क्या है। वायरसेस दीज आर पैथोजन, दीज आर बेसिकली डिजीज काजिंग, दीज आर पॉइजन्स एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ। नंबर 3, दीज आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मीन्स ये आया कहाँ से, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। दीज आर नॉट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दीज आर नॉट सेल्स। अक्सर हमारे पास MCQ कोई आ जाता है कि कोई भी MCQ आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता, किस में नहीं पाया जाएगा, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ भी है, किस में नहीं पाया जाएगा, वायरसेस में बेसिकली नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेल ही नहीं है। जब उसमें सेल नहीं है उसकी हम देखेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इस तरह के MCQ यूँ नहीं है कि आपको सिंपल स्टेटमेंट दे के आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर वायरसेस। दीज आर MCQs को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हों। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर नॉट सेल, दे आर ए सेलुलर। ओके, अब उसके बाद है, ये तो बुक की लाइंस हैं, आपको बुक की लाइंस फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। उसके बाद हम इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस बेस पर इनको डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा जो हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टर के बारे में होगा, कि कौन सा इसका लिविंग करेक्टर है और कौन सा इसका नॉन लिविंग करेक्टर है। ये हमारे पास नम्स में इसके बाद इसमें से MCQ आता है। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टर जो हमारे टेक्स्ट बुक में दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, smaller than bacteria. Number 2, these are obligate intracellular parasites. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का बेसिकली मीन क्या है कि ये रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्योंकि आउटसाइड देखा जाए तो वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग के तौर पर एक्ट करते हैं, इसलिए इनको ऑब्लिगेट कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है, ये भी हमारे पास बुक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं कि हमारे पास साइज़ के बारे में, तो हम कहेंगे 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस। ये आपको मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि किसका वो साइज़ बताया 250 नैनोमीटर हो, किसका पॉक्स वायरस 220 नैनोमीटर ऑफ पर्वो वायरस। ये आपको पता होना चाहिए कि साइज़ क्या कह रहे हैं। पॉक्स वायरस का क्या साइज़ कह रहे हैं 250 नैनोमीटर, और पर्वो वायरस का क्या कह रहे हैं 20 नैनोमीटर। उसके बाद हम 4th पॉइंट देखेंगे हमारे पास, दीज आर रेजिस्टेंट। ये क्या है? रेजिस्टेंट होते हैं टू अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि जिसका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपको इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि लिविंग के तौर पर कब एक्ट करता है और नॉन लिविंग के तौर पर कब एक्ट करता है। क्योंकि इसमें से एक MCQ नम्स में ज़रूर आता है, नाउन्स में से इसमें से आपके पास MCQ ज़रूर आता है। हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या है। नंबर 1 पॉइंट, ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ एंड स्ट्रेन्स में पाए जाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ और स्ट्रेन्स में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है वो ही चीज़ वेरिएट करती है या डिफरेंट वैरायटीज़ में पेश की जाती है जो लिविंग होती है। आपने इसको अपने जहन में एक कंसेप्ट बनाना है जिसके तौर पर अक्सर हमें नहीं पता चलता कि लिविंग कौन होंगे, नॉन लिविंग कौन से होंगे, तो आपने इसको मेमोराइज़ करना है। उसके बाद है दूसरा, इसके पास अपना जीनोम है, जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बेसिकली कंप्लीट कि उसमें क्या चीज़ पाया जाता है। इसके पास अपना जीनोम है, तो इसका मतलब कि ये म्यूटेट कर जाता है।
इसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन होती है तो ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाता है कि ये रेजिस्टेंट होते हैं अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के, क्योंकि म्यूटेट कर जाती है इसलिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट हमारे पास रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस होते हैं, एक लिविंग थिंग ही होगी जो रिप्रोड्यूस होगी, और ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करती है अदर होस्ट की जिसमें ये रहता है, उसको जिसको ये अफेक्ट करता है उसकी ये मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करता है। और दूसरा हमारे पास है नंबर 4 पॉइंट, ये ऑब्लिगेट। ये हमारे पास ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट के तौर पर काम करता है। ओके, नंबर 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेस, गेट डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेस। ये वाला पॉइंट ये एमसीक्यू में आया था नाम्स में, गेट डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो हमारे पास गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेस के ये हमारे पास नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है, ये हमारे पास लिविंग कैरेक्टर है उसका। अल्ट्रावायलेट रेस से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट हमने कहा था, अगर हम ये देख लें तो हम इसके में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये इनसाइड होस्ट ये लिविंग के तौर पर काम करता है। अक्सर हमें लगता है कि ये एमसीक्यू इसमें से तो आ ही नहीं सकता, लेकिन एमसीक्यू वहीं उसी जगह से आ जाता है और हमारा एमसीक्यू गलत हो जाता है। इसलिए आपने हर पॉइंट को, जब आपने एमडीकैट की तैयारी करनी है, हर पॉइंट को आपने अपने जहन में रखना है कि हर पॉइंट टॉपिक को हमने इम्पोर्टेंट ही समझना है। उसके बाद नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये नॉन सेलुलर है। अगर कोई चीज़ सेल ही नहीं है तो हम उसको नॉन लिविंग ही समझेंगे। ये नॉन सेलुलर है। दूसरा हमारे पास इनकी अपनी नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी, इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं होस्ट की, ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास है दीज आर क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बोतल। 3 पॉइंट हो गया। अब हमारे 4 पॉइंट, नो रेस्पायरेशन। इसमें रेस्पायरेशन नहीं होती, दे डू नॉट रेस्पायर, क्योंकि ये देखें, अगर हम देखें फेडरल बुक से तो हमारे पास ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इसके अगर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हमारे पास है दे डू नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर नहीं होते। उसके बाद है नो रेस्पायरेशन। उसके बाद है, अगर हम देखें 5वां पॉइंट, तो हमारे पास है ये आउटसाइड होस्ट। आउटसाइड होस्ट देखें तो ये हमारे पास नॉन लिविंग के तौर पर एक्ट करते हैं। और नॉन लिविंग वाजे हो गया, अगर वो हमारे पास ये एमसीक्यू भी दे सकते हैं आउटसाइड होस्ट और इनसाइड होस्ट क्या होगा, तो हमारे पास आउटसाइड होस्ट ये नॉन लिविंग के तौर पर काम करते हैं। जी, हम फर्दर स्टडी करेंगे, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को देखेंगे। इसके लिए हम बुक से ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो वायरल डिजीज़ ही पहले थे जिनके खिलाफ इन्फेक्टिव मेथड यूज़ किया गया था। और सबसे पहले 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेट किया था 8 इयर्स ओल्ड बॉय को। मटेरियल उसने कहाँ से लिया था, उसने लिया था कॉपोग्लैजन से ऑन द हैंड ऑफ मिल्क मेड। आपने जो मेन पॉइंट याद रखनी है, आफ्टर 6 वीक्स के बाद उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स विक्टिम से पस लेकर उसे इनोकुलेट कराया गया, लेकिन उसे कोई डिजीज़ नहीं हुई। तो फिर उसने देखा, तो फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उसी से कितने पर्सन्स को उसने वैक्सीनेट किया, 23 पर्सन्स को उसने वैक्सीनेट किया। मीन्स उसने लेस विरुलेंट जो मटेरियल था वो उसको इनोकुलेट किया उन पर्सन्स में। उसके बाद कुछ अर्से बाद उनको अगर स्मॉल पॉक्स विक्टिम का जो पस है उसको लेकर उसमें इनोकुलेट किया तो उसको कोई डिजीज़ नहीं हुई। इस तरह उसने 23% को सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया। सबसे पहले किसका नाम है, 1796 में एडवर्ड जेनर का। उसके बाद उसने ये मटेरियल कहाँ से लिया था, उसने ये कौ से लिया था, लैटिन में उसको कहते हैं वैका।
इस वजह से उसका नाम वैक्सीनेशन वर्ड यूज़ किया गया था। और उसके बाद आगे है, लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज बाय लुईस पास्चर फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज़। ये याद रखना है कि वैक्सीनेशन का टर्म किसने यूज़ किया था, टर्म यूज़ किया था लुईस पास्चर ने। उसके बाद हम आगे चलेंगे। डिस्कवरी इन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैन है जिसने ये देखा था कि जो बैक्टीरिया है वो पोर्सलेन फिल्टर से पास तो नहीं होते, लेकिन जो एजेंट है, लेकिन उसने कहा था जो रेबीज़ के एजेंट हैं जिससे मींस विच इज़ ट्रांसफर टू ह्यूमन बाय वायर्स ऑफ रैबिट, डॉग, फॉक्स, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स, वो उन पोर्स से पास आउट हो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त जो वर्ड था वायरस वो ऐसे ही किसी को दे दिया जाता था, उन्होंने देखा कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, पास हो जाता है, तो उसको भी उन्होंने नाम क्या दे दिया, वायरस का। जो हमारे पास मेन पॉइंट है ये हमारे पास फेडरल में इसकी पोर साइज़ हम देखेंगे कि उसमें जो पोर्सलेन फिल्टर्स उन्होंने लिया था उसका साइज़, उसका पोर साइज़ क्या था, वो था 100 to 1000 नैनोमीटर उसका पोर साइज़ था। उसके बाद आगे, इनके बाद जो मेन पॉइंट जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं या हम एज ए स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये होता है कि एवनोस्की और स्टैनले, इन दो पॉइंट्स को हम बहुत क्लियरली स्टडी करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास है 1892 एवनोस्की, उसने डिस्कवर किया था द एजेंट विच काज टोबैको मोज़ैक डिजीज़ वाज फिल्टरेबल। उसने क्या कहा था, जो एजेंट वो जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ काज करता वो फ़िल्टर हो जाता है कि उसमें से पास हो जाता है। उसने उसके लिए एक प्रोसीजर किया, उसने बैक्टीरिया फिल्ट्रेट लिया, उसने उसके बाद हेल्दी ले उसके ऊपर उसने उसको प्लेस कर दिया। उसने देखा कि फिल्ट्रेट प्रोड्यूस द डिजीज़ इन हेल्दी प्लांट। उसने देखा कि अब उस वो जो चीज़ थी उसने उस हेल्दी प्लांट्स को डिजीज़ काज करा दिया। इसका मतलब वो थी तो बैक्टीरिया, फिर इसका मतलब कोई इसमें ऐसी चीज़ है जैसे वायरसेस उस वक्त नाम दिया जाता था। इसलिए उसने ना जो एवनोस्की था उसने एजेंट फाइंड किया था कि टोबैको मोज़ैक डिजीज़ को जो एजेंट काज करता है वो उसने फाइंड कर लिया कि वो एजेंट है उसमें। उसके बाद कुछ अर्से बाद अल्ट्रा सिमिलर एजेंट दूसरे विक्टिम्स में पाए गए, दूसरी डिजीज़ के विक्टिम्स में, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ कब 1898 में और येलो फीवर में 1901 में। उसके बाद है स्टैनले, filterable agents were first purified in 1935 and Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic virus। यहाँ पे हम गलती करते हैं, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था और प्योरीफाई किसने किया था, स्टैनले था वो। इसने सिर्फ ये देखा था कि एजेंट जो है वो पास आउट हो जाता है, जो है एजेंट जो है एवनोस्की ने क्या देखा था, जो एजेंट है उसने कहा था वो फिल्टरेबल है, लेकिन उसको प्योरीफाई किसने किया था और क्रिस्टलाइज किसने किया था, ये हमारे पास स्टैनले। फर्स्ट प्योरीफाइड किसने किया था, स्टैनले। यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस आता है फ़ौरन एवनोस्की हम पिक करते हैं, नहीं, हमने चूज़ करना है उसको, हमने जो है सेंटेंस को सही तरीके से पढ़ना है कि उसको सबसे पहले प्योरीफाई या क्रिस्टलाइज किसने किया, वो स्टैनले ने किया। उसके बाद हम केमिकल एनालिसिस है वो देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में हम सारा देखते हैं कि उसमें क्या है। इसी के साथ हम लाइसिस के इसमें से जो बॉक्स है इसको भी देखते जाएंगे। टूअर्ट और डी हेलरे जो थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली ना अपना अपना प्रोसीजर किया, उन्होंने खुद देखा कि जो प्रोसेस था उनका सिमिलर था। टूअर्ट ने 1915 में और डी हेलरे ने 1917 में देखा। इन दोनों ने देखा जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं वो समटाइम्स अंडरगो लाइसिस हो जाते हैं, मतलब डिज़ोल्व होती हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। एमसीक्यू ये आ सकता है कि लाइसिस क्या है, डिज़ोल्व एंड डिसअपेयर। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बेसिकली वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि दैट दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलोनी टू द अदर, इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल भी ये लाइटिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सारा आगे लाइटिक एंड लाइसोजेनिक फेज हम सारा देखेंगे। उसके बाद कहते हैं लेकिन हीटिंग द फिल्टर डिस्ट्रॉयज इट्स लाइटिक प्रॉपर्टी, अगर हम फिल्ट्रेट को हीट कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी को, वो लाइटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस यहाँ से उन्होंने देखा था, वो कहते हैं कि लाइटिक एजेंट में भी जो बैक्टीरिया को उन्होंने अफेक्ट किया है, लाइसिस कराया, लाइटिक हुआ है, वो कोई वायरस से हो सकता है। फिर उन्होंने अब यही प्रोसेस निकाला, किसने, टूअर्ट और डी हेलरे ने। यहाँ पे हम एक और एमसीक्यू देखेंगे, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, मींस बैक्टीरिया ईटर,
और इसका टर्म जो था वो किसने यूज़ किया था, वर्ड इसको किसने दिया था, बैक्टीरियोफेज, इसको दिया था डी हेलरे ने। डी हेलरी डिस्कवर्ड दिस फिनोमेना इन 1917 में। डी हेलरी ने देखा था, उसने वर्ड यूज़ किया था बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर, ये बैक्टीरिया ईटर है। दूसरा हम प्रोन देखेंगे।